अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम टीएलपी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे और आज हम टीएलपी टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट के यूनिट 1 को स्टडी करेंगे। यूनिट 1 रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ये सब्जेक्ट नर्सिंग में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नर्सिंग में हमारा फोकस सिर्फ पेशेंट केयर पे नहीं, पेशेंट केयर में पेशेंट को एजुकेट करना है और एक प्रोफेशनल नर्स बनने से पहले स्टूडेंट नर्स का भी हमारा रोल होता है जब हम एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं नर्सिंग की। तो शुरू में हम जब चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं उसके लिए और फील्ड में पेशेंट को एजुकेट करते हुए हमें कुछ प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस और एक एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसे टीएलपी टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस कहते हैं। इस सब्जेक्ट में हम उन्हीं टेक्निक्स को, उन प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को स्टडी करते हैं ताकि हमारी पेशेंट एजुकेशन वाले स्किल्स और लर्निंग की स्किल्स जो हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सके। इसमें सिर्फ पेशेंट एजुकेशन ही नहीं, हम कलीग्स को भी अपनी किसी भी प्रोसीजर के बारे में उन्हें एजुकेट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। तो इसमें टीचिंग में पेशेंट एजुकेशन, कलीग को समझाना, ठीक है, और फैमिली एजुकेशन, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो आज हम यूनिट 1 की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके सब टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और जर्नल राइटिंग। यूनिट शुरू करने से पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, कि एजुकेशन क्या है। आम अल्फाज में हम एजुकेशन तालीम को कहते हैं, इल्म हासिल करना, तालीम। तो इस एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का तालीम का मकसद है या मतलब है कि हम नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड्स को गेन करें। नॉलेज जैसा कि अगर आप एग्जांपल लें मैट्रिक एजुकेशन की, तो उसमें हम नॉलेज हासिल करते हैं बेसिक एजुकेशन में। जैसे हम बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, तो हम एक बेसिक नॉलेज हासिल करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा स्किल्स आ जाते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल हम नर्सिंग में कैन्युला की स्किल्स सीखते हैं तो ये भी एजुकेशन है। इसके अलावा आप एटीट्यूड सीखते हैं, जैसे आप घर पर जो है आप अपने माँ बाप से अदब सीखते हैं, आप तमीज़ सीखते हैं या कुछ भी मॉरल एटिकेट्स सीखना, तो ये एटीट्यूड्स में आ जाता है। तो ये सब जो है ये एजुकेशन का हिस्सा है। इससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और परफॉर्मेंस को, जो हम लाइफ में परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ रोल्स को, उससे हम इन चीज़ों को हम बेहतर करते हैं। तो ये एजुकेशन की एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब नर्सिंग में एजुकेशन क्या है? नर्सिंग में मैंने जैसा आपको पहले बताया, एजुकेशन का मतलब है हम एक सेफ, इफेक्टिव और कंपैशनेट पेशेंट केयर दे सके। मतलब एक इफेक्टिव पेशेंट केयर देने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है। अगर एक स्टूडेंट नर्स के पास ठीक से एजुकेशन ही नहीं होगी तो वो बाद में जाकर प्रोफेशनल फील्ड में भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वो एक पेशेंट केयर को इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाएगी। इसलिए एजुकेशन जो है वो एक स्टूडेंट नर्स को लर्निंग के फेज़ में भी बहुत ज़रूरी है और बाद में उसको खुद जब एजुकेट करना है दूसरों को, तो ये सब्जेक्ट जो है ये इसी बारे में हमें बताता है। एजुकेशन हमें इस चीज़ में हेल्प करती है। अब वाई एज एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है नर्सिंग में? मैंने जैसे आपको पहले बताया, एजुकेशन से हम अपने पेशेंट केयर को मज़ीद इफेक्टिव कर सकते हैं, उसे सेफ बना सकते हैं। अगर एक नर्स जो है वो प्रॉपरली एजुकेटेड है तो वो जानती है कि कौन सी टेक्निक्स जो है या कौन से प्रोसीजर्स या कौन सी मेडिसिन जो है वो सेफ़ है, वो इफेक्टिव है, उसको कैसे सेफली एडमिनिस्टर करना है, उसे कैसे सेफली इंजेक्ट करना है या पेशेंट को डिलीवर करना है। इसमें हम हेल्प्स नर्सेज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। एक एजुकेटेड नर्स जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मतलब एक अच्छी फैसला साजी कर सकती है, क्योंकि उसे प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता है कि कौन सी चीज़ पेशेंट के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। इससे पेशेंट आउटकम्स, जो हम पेशेंट पर प्रोसीजर करते हैं उसके आउटकम्स बेहतर आते हैं। अगर हम एजुकेटेड हैं और हमें पता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए सही है, पेशेंट के लिए सही है, तो उससे पेशेंट आउटकम्स मतलब हमारे ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बेहतर आते हैं। इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी इजाफा होता है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन के कंपोनेंट्स की, कि एजुकेशन में हम किन किन चीज़ों को एक्वायर करते हैं, किन चीज़ों को गेन करते हैं, तो इसमें हमारे पास नॉलेज, वैल्यूज़, बिलीफ्स, स्किल्स, मॉरल्स और हैबिट्स आ जाती हैं। अब नॉलेज क्या है? जैसा कि हमने पहले बात की, नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के बारे में हासिल करते हैं, इसे फिर हम एजुकेशन कहते हैं। जैसे हम नर्सिंग में अगर फार्माकोलॉजिकल सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी, तो उसमें हम ड्रग्स की नॉलेज हासिल करते हैं कि कौन सा ड्रग जो है उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या वो किन पेशेंट्स को लगाया जाता है, या उसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो ये सब हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं उस ड्रग के बारे में।
तो ये एजुकेशन है। इसके अलावा हम वैल्यूज़ सीखते हैं। अगर हम एक जनरल कंसेप्ट लें तो वैल्यूज़ मतलब हमें किन चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए। हम इस्लामिक वैल्यूज़ कैसे सीखते हैं कि हम जो है बड़ों की इज़्ज़त करना, ये वो, तो इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें हमारा बिहेवियर जो है उसे गाइड करती हैं। हमें अगर अच्छी वैल्यूज़ मिली हैं कि हमें एल्डर्स की, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो ये हमारा बिहेवियर में भी ये चीज़ें शो होती हैं। ये हम सीखते हैं वैल्यूज़ भी अपने पेरेंट्स से। तो ये सब भी एजुकेशन है। बिलीव्स, इसे अगर हम एक जनरल कंसेप्ट में लें तो जितने भी रिलीजन्स हैं वो बिलीव्स में आ जाते हैं। हम एजुकेट होते हैं, हम एजुकेशन हासिल करते हैं अपने बिलीव्स के बारे में, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में। स्किल्स, जैसा कि हम कुछ सीखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखना सीखते हैं पेंसिल से, तो ये भी स्किल है एक। स्किल सीखना भी एजुकेशन है। मॉरल्स जो हम अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से हासिल करते हैं, सीखते हैं, वो भी एजुकेशन है। इसके अलावा हैबिट्स, हमारा इस्टेब्लिश्ड पैटर्न, मतलब हम कोई काम बार बार करते हैं जिसकी हमें हैबिट हो जाती है, तो वो भी एजुकेशन है। जैसे दांत ब्रश करना, ये एक हैबिट है, ठीक है, तो ये भी एक एजुकेशन की ही कंपोनेंट है। अब एजुकेशन की अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली और जनरली यहाँ पर 5 टाइप्स हैं, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन और सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन शामिल है। इसको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, फॉर्मल एजुकेशन, इसमें हम फॉर्मली एजुकेशन हासिल करते हैं। अब फॉर्मली का क्या मतलब है? फॉर्मली का मतलब है कि आप किसी फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हासिल करते हैं। एक फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब है किसी भी इस्टेब्लिश्ड इदारा, जैसे कोई भी स्कूल हो गया, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी जो ख़ास एजुकेशन के लिए बनाई गई हो, ऐसा इंस्टीट्यूट। इसमें जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो इसे एक फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके अलावा फॉर्मल एजुकेशन में एक सेट करिकुलम भी हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हमें स्कूल्स में नज़र आता है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम एक सेट करिकुलम को फॉलो करते हैं, एक सिलेबस को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा फॉर्मल एजुकेशन में सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज जो एंड में दी जाती हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं एजुकेशन की, ये इसको फॉर्मल एजुकेशन बनाती हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्कूल में हम जो एजुकेशन हासिल करते हैं, एक फॉर्मली स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल या पब्लिक स्कूल, तो उसमें जो हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो एक टाइप है, फॉर्मल एजुकेशन है वो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में अगर कोई हम डिग्री हासिल कर रहे हैं तो वो भी फॉर्मल एजुकेशन की ही एक टाइप है। इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये उस तरह की लर्निंग है, ये उस तरह की एजुकेशन है जो हम चलते फिरते या डेली लाइफ में हासिल करते हैं। इसके लिए कोई भी सेट करिकुलम, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या भी कोई, या फिर कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री, इन 3 चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ये हम चलते फिरते अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या काम करते हुए हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं उसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम जैसे देख लें, कल्चरल नॉर्म्स के बारे में हम जानते हैं, अपने कल्चर के बारे में जानते हैं। जैसे अगर आप सिंध में रहते हैं तो आप सिंधी कल्चर के बारे में सीखते हैं। अगर आप केपीके में रहते हैं तो आप अपने केपीके के कल्चर के बारे में सीखते हैं। तो ये सब सीखना जो है ये आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और दोस्तों से सीखते हैं, अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई ज़बान सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने दोस्तों से। तो ये सब जो है ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन की टाइप है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कोई भी ऐसी लर्निंग जो आप किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाहर आप कुछ सीखते हैं आम डेली लाइफ में, अपने काम के वक्त, पेशेंट्स के साथ। जिसमें एग्जांपल दें तो पेशेंट इंटरेक्शंस जो है ये भी एक टाइप की इनफॉर्मल एजुकेशन है। आप किसी पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं और आपको जानने को मिलता है कि उसकी क्या नीड्स हैं, वो क्या चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो आपने जाना किसी भी पेशेंट से, उसके साथ इंटरेक्शन करके, ये भी एक इनफॉर्मल एजुकेशन की टाइप है। टाइप नहीं, मतलब एक इनफॉर्मल एजुकेशन की ही एक एग्जांपल है। ऑन द जॉब प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप अपनी जॉब कर रहे हैं किसी भी तरह की, उसमें अगर आप कुछ सीखते हैं काम करते हुए, एक टास्क परफॉर्म करते हुए, कुछ भी करते हुए, तो वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन है। अगर नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हम देखें तो ये कुछ कुछ चीज़ों में हमें फॉर्मल एजुकेशन की तरह दिखती है, और लेकिन फिर भी इसका कुछ डिफरेंस है फॉर्मल एजुकेशन से। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एजुकेशन की वो टाइप है जिसमें एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है या कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनसे एक इंसान अपनी पर्सनल या सोशल एजुकेशन हासिल करता है। ये अक्सर यंग स्टूडेंट्स के लिए होता है जो अपनी फॉर्मल एजुकेशन के से हटकर
अपनी एजुकेशन को मज़ीद एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसकी जो ये एजुकेशन है, ये स्कूल कॉलेज या किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से हटकर अक्सर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस या स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए या कम्युनिटी ग्रुप्स हो गए, इनसे हम इस तरह की एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें कोई सेट करिकुलम तो नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कुछ स्किल्स या कुछ नॉलेज हासिल करते हैं। एग्जाम्पल आपको बताऊं तो एक CPR पर होने वाली वर्कशॉप को आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं, जिसमें आप अपने कॉलेज से निकल कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्पोर्ट यूथ क्लब में जाते हैं, या किसी भी हॉस्पिटल के किसी कम्युनिटी ग्रुप्स में या किसी सेमिनार में आप जाते हैं और वहाँ पर आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं CPR ट्रेनिंग पर, जो हॉस्पिटल के ही कुछ स्टाफ अरेंज करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी सेटिंग में नहीं होता ये सब। तो CPR की ये ट्रेनिंग जो आपने वर्कशॉप में अटेंड की, हासिल की एजुकेशन, इसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। आप इसे सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है यंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई ऐसी एजुकेशन जो स्ट्रक्चर तो होती है फॉर्मल एजुकेशन की तरह, लेकिन इसमें कोई सेट करिकुलम नहीं होता। इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपको अपना एक फिक्स टाइम पीरियड देना पड़े, आपको यहाँ पर महीनों के लिए या सालों के लिए आए। आप यहाँ 2 या 3 दिन या एक हफ्ते में कोई भी एक स्किल या कोई नॉलेज सीखते हैं जो एक फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हटकर होता है, या आप किसी सेमिनार में, किसी हॉस्पिटल वार्ड में जो कोई भी अरेंज करे कोई भी वर्कशॉप, उसमें आप जैसे कि सीख सकते हैं। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ज़रूरी नहीं कि आपको कोई सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा हम ऑनलाइन कोर्सेज़ जो अक्सर स्टूडेंट्स जो लर्न करते हैं कोर्सेज़ ऑनलाइन, वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। आप इसमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते, बल्कि आप ऑनलाइन कोई स्किल्स या कोई नॉलेज सीखते हैं जो शॉर्ट टर्म होती है, जिसकी कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री मिले। ये फ्लेक्सिबल होता है, आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं या कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स, जिसमें आप कोई भी एजुकेशन हासिल करें किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के बारे में, या कोई डिजीज़ के बारे में, या किसी डिजीज़ की प्रिवेंशन के बारे में। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है, कंटिन्यूइंग मतलब कोई चीज़ जारी रखना, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में एक स्टूडेंट जो है उसका एम होता है कि उसने जो फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर ली, अब वो चाहता है कि वो उसको उसको अपडेट रखे, अप टू डेट रखे, या जो भी मॉडर्न ट्रेंड्स आ रहे हैं, या कोई भी अगर रिसर्चेज हो रही हैं, या कोई भी न्यू नॉलेज अगर ऐड हो रही है आजकल वक्त बदलने के साथ साथ, तो वो चाहता है कि वो उसके साथ अप टू डेट रहे। लेकिन वो यूनिवर्सिटी से, स्कूल से या कॉलेज से पास आउट हो चुका है, तो वो कोशिश करता है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर अपनी उस एजुकेशन को किसी तरह अपडेट करने की, इन्हेंस करने की, मज़ीद अपने अंदर डेवलपमेंट लाने की। तो इसको हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन कहते हैं। जैसा कि मान लें एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है, वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है और कुछ सालों से वो अपने टीचिंग के करियर से जुड़ा हुआ है। तो उसे सुनने में आता है कि उसके शहर की किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को अपनी एजुकेशन में ऐड कर सकते हैं, जिससे एजुकेशन को मज़ीद हम बेहतर कर सकें। तो वो टीचर जो है वो उस यूनिवर्सिटी में उस छोटे से प्रोग्राम के लिए या उस ट्रेनिंग के लिए वो एनरोल हो जाता है। वो हो सकता है शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, लेकिन उसका जो एम है वो है अपनी एजुकेशन को अपडेट करना। वो कुछ नया सीखना चाहता है, वो पढ़ा रहा है, लेकिन वो किसी तरह टेक्नोलॉजी को, जो उसने सुना कि एक वर्कशॉप हो रही है टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में ऐड करने की, तो वो चाहता है कि वो भी अपने इस एजुकेशनल करियर के, इस टीचिंग करियर में किसी तरह टेक्नोलॉजी को ऐड करे। तो वो उस यूनिवर्सिटी में जाकर वो अटेंड करता है वो वर्कशॉप या वो ट्रेनिंग, और वो सीखता है कि कैसे हम वो क्लासरूम में स्टूडेंट इंगेजमेंट को टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ा सकता है। कैसे वो टेक्नोलॉजी जैसे कि प्रोजेक्टर को या LCD डिस्प्ले को यूज़ करके स्टूडेंट्स को मज़ीद इंगेज कर सकता है अपनी टीचिंग के प्रोसेस में। तो ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। एजुकेशन की 5th टाइप जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन है। इसमें भी हमें नाम से पता चल रहा है, सेल्फ डायरेक्टेड मतलब एक ऐसी एजुकेशन जिसमें हम खुद से कोशिश करते हैं अपनी एजुकेशन को एनहेंस करने की, अपने एजुकेशन को अप टू डेट रखने की, अपडेट करने की, अपग्रेड करने की। सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक शख्स जो है वो अपनी लर्निंग नीड्स के मुताबिक कुछ गोल्स सेट करता है। मान लें एक नर्स जो है वो
कैनुलाइजेशन की या इंजेक्शन की नई टेक्निक्स जो अब नए वक्तों में आ चुकी है, वो उसे सीखना चाहता है। तो वो एक गोल सेट करता है और रिसोर्सेज को सीक आउट करता है, मतलब वो इंटरनेट को खुद से कोशिश करता है कि वो इन नीड्स को, जो उसके अंदर लर्निंग की ये नीड्स हैं, जो उसने गोल्स सेट किए हैं, वो उनको खुद से कोशिश करता है पूरा करने की। वो कोशिश कर सकता है, बुक्स पढ़ेगा, वो टीचर्स के साथ या इस तरह के जो सीनियर नर्सेज हैं उनके साथ वो बातचीत करेगा, या वो कोई जर्नल्स, नर्सिंग के जर्नल्स को पढ़ेगा, या वीडियो ट्यूटोरियल्स देखेगा यूट्यूब पर। तो वो खुद से कोशिश कर रहा है अपनी एजुकेशन के लिए। इसके लिए उसे किसी स्कूल कॉलेज में लाजमी नहीं, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनरोल हो या कोई उसे सर्टिफिकेट या कोई डिग्री मिले। वो सिर्फ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहा है एजुकेशन की। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन है। इसे हम सिंपली कह सकते हैं सेल्फ स्टडी। एक ऐसा स्टूडेंट जो खुद से कोशिश कर रहा है अपने आप को एजुकेट करने की। वो बुक्स पढ़ रहा है, वो वीडियो देख रहा है यूट्यूब पर, या वो जर्नल्स पढ़ रहा है, या वो टीचर्स के साथ बातचीत करके चीज़ों को समझ रहा है। तो ये सब सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन है। बात करें अगर हम थिंकिंग प्रोसेस की, तो थिंकिंग प्रोसेस का सिंपली मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। ये चीज़ हम सारा दिन किसी भी काम को करते हुए ये चीज़ हम कर रहे होते हैं, मतलब सोचना, थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस का मतलब है सिंपली सोचना किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टास्क के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, या कोई भी मसला है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं कि आप इस तरह के कपड़े पहने या उस तरह के कपड़े पहने, कोई जूता पहनना है उसके लिए आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, या आपने कोई काम किया और आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या वो ठीक था या वो गलत था। तो कुछ भी सोचना जो है वो थिंकिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिकली बात करें तो थिंकिंग प्रोसेस मतलब सोचने के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसका एक साइकिल है। इसमें हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं कि हम सोचते हुए कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को, फिर कैसे डिसाइड करके इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर कैसे हम अपने किए गए एक्शन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर कैसे सोचते हैं, उसे कैसे इवेलुएट करते हैं। तो ये सब थिंकिंग प्रोसेस का कंपोनेंट्स हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी चाह रहे हैं कि मैं अभी ऑमलेट खाना चाहता हूँ, तो आप किचन में जाएंगे। आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि क्या यहाँ पर मेरे पास सामान मौजूद है या नहीं। आप देखेंगे कि क्या आपके पास फ्राइंग पैन है, आपके पास ऑयल है, आपके पास आग का कोई बंदोबस्त है। तो ये सब थिंकिंग के वक्त, इन सब चीज़ों के वक्त आप थिंक कर रहे होंगे, आप थिंकिंग प्रोसेस पर ही काम कर रहे होंगे। ये सब सोचना है। फिर आप प्रॉब्लम देखेंगे कि आप एनालाइज करेंगे कि आपके पास तो ऑयल ही नहीं है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। आप डिसाइड करके इंप्लीमेंट करेंगे कि मुझे बाहर से ऑयल लाना चाहिए। आप बाहर से ऑयल लाएंगे, फिर उस पर इंप्लीमेंट करेंगे। आपने जो डिसाइड किया कि हाँ मैंने ऑमलेट बनाना है, आप ऑयल बाहर से लेकर आए, आपने ऑमलेट बनाया, आपने उसको खाया। फिर आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या मैंने जो डिसाइड किया था, जो मैंने एक्ट किया था बाहर से ऑयल लाने वाले डिसीजन पर, क्या वह ठीक था या गलत था। आप सोचते हैं कि हाँ मैंने ठीक किया, अगर मैं बाहर नहीं जाता, मैं ऑयल नहीं लाता, तो मैं ऑमलेट खा ही नहीं पाता। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम बेशुमार थिंकिंग प्रोसेसेस हर रोज करते हैं। अब थिंकिंग प्रोसेस की भी कुछ टाइप्स हैं। सोचना जो है उसकी भी हम कुछ उसे टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि हम किस तरह से सोचते हैं। इसमें हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, जो थिंकिंग की एक डीप टाइप है, जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिकली, लॉजिकली उसको इन डेप्थ में सोचते हैं। इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, जिसमें आप किसी भी बात को यूं ही नहीं मान लेते। अगर आपको कोई आकर कुछ बात कहता है कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो आप उसको ऐसे ही मान नहीं लेते। आप उस पर क्रिटिकली थिंक करते हैं कि कैसे किसी शख्स ने आपको जो ये बात कही, वो कैसे लॉजिकली और एविडेंस के साथ ठीक है। आप उसको इन डेप्थ में सोचते हैं, एविडेंस के साथ उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है। दूसरी टाइप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रिफ्लेक्शन से निकली है। रिफ्लेक्शन का हम सिंपल मतलब लेते हैं आईना देखना, रिफ्लेक्शन, अपने आप को देखना शीशे में। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब भी है अपने आप को देखना, अपने कामों को देखना, अपने एक्ट्स को, अपने डिसीजंस को, उसको उन पर सोचना कि आपने जो कोई काम किया, कोई डिसीजन लिया, उसके बाद आप उस पर थिंक करते हैं कि क्या वो ठीक था या वो गलत था, या आप उसको कैसे मजीद बेहतर कर सकते थे। तो थिंकिंग की इस टाइप को हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं, जिसमें हम अपने किए गए एक्शंस पर, अपने किए गए डिसीजंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब अपने आप को आईने में देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो ठीक था या वो गलत था, या उसे कैसे बेहतर किया जा सकता था। अब क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग का सिंपली मतलब है जनरेटिंग न्यू एंड यूनिक आइडियाज। क्रिएटिव वर्ड से निकलता है क्रिएशन, कुछ चीज बनाना, क्रिएटिव, कुछ नई चीजें बनाना, कुछ नए आइडियाज को बनाना,
नई चीज़ें जनरेट करना थिंकिंग में। ये हम इमेजिनेटिव आइडियाज़, जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप उसको ठीक करने के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ दिमाग में सोचने लगते हैं, तो इसे हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। जैसे एक क्लासरूम में टीचर सोचती है कि मैं बच्चों को रोज़ बोरिंग लेसन पढ़ाती रहती हूँ बुक से रीडिंग करके, तो वह एक दिन सोचती है कि किस तरह हम अपनी इस लेक्चर को, इस क्लास को कैसे इंगेजिंग बनाएं। वो इस पर क्रिएटिव थिंकिंग करती है और वो कुछ खास गेम्स बनाती है स्टूडेंट्स के लिए। उन गेम्स के ज़रिए वो स्टूडेंट को इंगेज करती है, जिससे स्टूडेंट भी खुश होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और एक चीज़ सीखते हैं, अपने टॉपिक को सीखते हैं। तो इसमें एक टीचर जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग कर रही है अपने टीचिंग के उस प्रोसेस के लिए। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है, आप न्यू और यूनिक आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग में एनालिटिकल जो वर्ड है वो एनालिसिस से निकला है। एनालिसिस मतलब चीज़ों को बिट्स में, पीसीज में, पार्ट्स में उसे तोड़ना। एनालिटिकल थिंकिंग में आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, उस पर सोचने के लिए उसको आप तोड़ लेते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, बिट्स में, पीसीज में, ताकि उसको आप ठीक तरीके से सॉल्व कर सको, उसके बारे में सोच सको। तो ये एनालिटिकल थिंकिंग है। प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या है? प्रैक्टिकल थिंकिंग का मतलब है आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, जो आप कॉमन डेली लाइफ में फेस करते हैं, आप उसको सॉल्व करने के लिए थिंक करते हैं। इसमें आप अपनी कॉमन सेंस का और डेली एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की एवरीडे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो ये प्रैक्टिकल थिंकिंग है। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल वर्ड जो प्रैक्टिस से निकला है, जिसे हम डेली लाइफ कह सकते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो उनको सॉल्व करने के लिए जो हम थिंक करते हैं वो प्रैक्टिकल थिंकिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल है, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में डिसाइड करते हुए उस पर सोचते हैं, ये हम डेली लाइफ में कई बार करते हैं, जिसमें हम कपड़े पहनते हुए, कोई फॉर्मेट लिखते हुए कुछ फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। अगर मेटा कोग्निटिव थिंकिंग को सिंपली बताएं तो मेटा कोग्निटिव थिंकिंग में हम अपनी ही थिंकिंग के बारे में सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो सिंपली मेटा कोग्निटिव थिंकिंग वो टाइप है जिसमें हम अपने थिंकिंग के बारे में ही सोचते हैं कि हम किस तरह सोचते हैं, चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे हमारी थिंकिंग जो है वो हमारे एक्शंस को अफेक्ट करती है। तो ये सब जो फंक्शंस हैं इसमें हम इसके बारे में थिंक करते हैं। बात करते हैं कि कैसे थिंकिंग की ये टाइप्स जो हैं वो टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेसेस में हमें हेल्प करती हैं नर्सिंग में। एजुकेटर्स के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे हेल्प करती है, हम देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग टू डिज़ाइन एविडेंस बेस्ड लेसन प्लान्स। जैसा मैंने आपको बताया, क्रिटिकल थिंकिंग में हम इन डेप्थ थिंकिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को यूं ही नहीं मान लेते, हम उसको, उसकी एविडेंस के बारे में जानते हैं, उसकी लॉजिक के बारे में जानते हैं। तो एजुकेटर्स और टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ऐसे लेसन प्लान्स बना सकते हैं जो एविडेंस बेस्ड हों। इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग को अप्लाई करके टीचिंग के हम इनोवेटिव मेथड्स के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कुछ इनोवेशन करें, कुछ इनोवेटिव मेथड्स निकालें, कुछ ऐसे तरीके निकालें, कुछ ऐसे गेम्स बनाएं या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड करें कि स्टूडेंट्स अपने लेसन को, अपने लेक्चर को, क्लास को बेहतर तरीके से अटेंड करें, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सके। कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को स्टूडेंट्स में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लर्निंग में, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में हम यही सोचते हैं, इसी के बारे में सोचते हैं कि हमने जो किया वो क्या सही था या वो गलत था, या उसको कैसे बेहतर कर सकते थे। इस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से एक स्टूडेंट अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को यकीनी बना सकता है। वो अपने पूरी लाइफ में अगर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को अप्लाई करे तो वो अपने हर किए गए एक्शन पर, हर किए गए काम पर रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बारे में सोचेगा। तो हम ये सब जो है स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये तीन चीज़ें जो हैं, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स अप्लाई हो सकती हैं, तो ये एजुकेटर्स के लिए हैं। कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो एनालिटिकल थिंकिंग को, प्रैक्टिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग को अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कम्प्लेक्स मेडिकल कंसेप्ट्स को समझने के लिए एनालिटिकल थिंकिंग के ज़रिए हम उनको बिट्स में, पीसीज में, पार्ट्स में तोड़कर हम उनको थोड़ा थोड़ा करके समझ सकते हैं, जिससे कम्प्लेक्स मेडिकल कंसेप्ट्स समझ में आ सकते हैं बेहतर तरीके से।
प्रैक्टिकल थिंकिंग का यूज़ करके हम पेशेंट केयर में सेफ क्लिनिकल प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल थिंकिंग में हम यही सीखते हैं कि कैसे हम अपने डेली लाइफ प्रोसीजर्स को, कैसे हम अपने रोज़मर्रा के कामों को ठीक कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स जो उसमें आती हैं उनके बारे में सोचने को प्रैक्टिकल थिंकिंग कहते हैं। तो कैसे हम पेशेंट केयर को मज़ीद ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं, ये सब स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग को कैसे हम इम्प्लीमेंट करके अपनी नर्सिंग की लाइफ में जो चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलेंगे उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग को अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह थिंकिंग की ये जो टाइप्स हैं, ये टीचिंग मतलब टीचर्स के लिए, पढ़ाने वालों के लिए, और लर्निंग सीखने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे हेल्पफुल हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, जैसा कि हम पहले भी इस चीज़ का ओवरव्यू थोड़ा बहुत ले चुके हैं पहले, और यहाँ पर इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लिखी हुई है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही बस ठीक नहीं मान लेते। हम उसके बारे में सबसे पहले तो उसको एनालाइज करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको इवेलुएट करते हैं कि हमें क्या समझ में आया उस इंफॉर्मेशन से। हम किसी भी बात को, अगर कोई आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी दूध और हड्डियाँ मजबूत करने की, तो आप किसी भी बात को यूं ही नहीं मान लेंगे, आप उसको रिसर्च करेंगे, उस पर आप उसके बारे में एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, सोचेंगे उस पर, उसके लिए एविडेंस तलाश करेंगे कि क्या ये बात, ये इंफॉर्मेशन है, ये सच है या गलत है। उसके बाद आप कोई फैसला करेंगे। इस चीज़ को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में आप लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करते हैं और एविडेंस बेस्ड जजमेंट का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, आपने ऐसे ही नहीं उसकी बात को सच मान लिया कि दूध हड्डियों को मजबूत करता है। आप उसके पीछे के लॉजिक को तलाश करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक को ढूंढेंगे। आप उसके पीछे के एविडेंस को तलाश करेंगे कि इस बात का क्या एविडेंस है कि ये बात सच है। इस तरह से हम जब किसी बात को, जब किसी इंफॉर्मेशन को हम उसको उस पर क्रिटिकल थिंकिंग कर लेते हैं, तो हम उसको फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे जब आपने ये साबित कर लिया क्रिटिकल थिंकिंग करके कि वो जो क्लेम था, वो जो इन्फॉर्मेशन थी कि दूध हड्डियाँ मजबूत करता है, तो उसके बाद आप फिर उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है। अब क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास इन सब स्किल्स का होना ज़रूरी है, इन सब स्किल्स पर काम करना ज़रूरी है। एक्टिव थिंकिंग, आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में एक्टिवली थिंक करना है। लॉजिकल रीजनिंग, आपने उस क्लेम के पीछे, उस इंफॉर्मेशन के पीछे के लॉजिक को, उसके रीज़न को ढूंढना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड कर सके। क्यूरियोसिटी, आपके अंदर इंफॉर्मेशन को, नई इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ बायसेस, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी या कौन सा इंडिविजुअल किस चीज़ को फेवरेट समझता है। ओपन माइंडेडनेस में आपको किसी क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए आपको सबसे पहले तो बायसेस को रोकना होगा। आप अगर किसी चीज़ को अच्छा या बुरा समझते हैं, या आपकी फेवरेट चीज़ है, फिलहाल आप उसको ओपन माइंडेड के इस पॉइंट में आप उसको ख़त्म कर दें। ओपन माइंडेडनेस का मतलब सिंपल ये है कि आप अपना दिमाग जो है वो खोलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बायसेस के लिए, चॉइसेस के लिए। आप बस यही नहीं कह देते कि जो बस मुझे पसंद है वो बात ठीक है, आप दूसरी पार्टीज़, दूसरे ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये ओपन माइंडेडनेस है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप अपने खुद के किए गए एक्ट्स पर थिंकिंग के बारे में खुद सोचते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो ये सब जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये स्किल्स हैं एक क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। अब बात करते हैं हाउ टू थिंक क्रिटिकली इन नर्सिंग। हम कैसे नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे क्रिटिकली सोच सकते हैं। क्रिटिकली का बेसिक मतलब ही है इन डेप्थ सोचना, चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखना, उसके लॉजिक को, उसके रीज़न को ढूंढना। तो इसकी एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कि कैसे हम क्रिटिकली थिंकिंग को कर सकते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप इसमें है आस्क क्वेश्चंस। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को समझने के लिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप नर्सिंग करियर में इस चीज़ को अप्लाई करें तो आप पेशेंट के बारे में सबसे ज़्यादा
क्वेश्चंस करें ताकि आप पेशेंट की कंडीशन को समझ सकें। इसके बाद है गैदर इन्फॉर्मेशन। स्टेप 2 गैदर इन्फॉर्मेशन में है कि आप पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। इसमें आप हो सकता है क्वेश्चंस की कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, आप पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स कर सकते हैं उसको बेहतर समझने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। एनालाइज इंफॉर्मेशन, आप उस गैदर की गई इंफॉर्मेशन को अब समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं कि आपने जो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की इंटरेक्शन से, बातचीत करके, इंटरव्यू करके या डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए, अब आप उसको एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे। कंसिडर पर्सपेक्टिव्स, आप उस इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ एंगल्स से समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने कलीग्स के साथ उस बात को शेयर कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करके आप उनके पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर कर सकते हैं। अवॉइड एजम्पशंस, आप खुद से एज्यूम मत कीजिए कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है। आप लॉजिकल रीजनिंग को और एविडेंस बेस्ड नॉलेज के ज़रिए ही किसी डिसीजन पर पहुंचिए, खुद से एज्यूम मत कीजिए। थिंक लॉजिकली, चीज़ों को लॉजिकली सोचिए, खुद से कोई भी बात को मत बनाइए, उसको लॉजिकली सोचिए कि इस चीज़ का क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। अगर पेशेंट की कोई कंडीशन ऐसी है तो उसका क्या लॉजिक है, उसकी क्या वजह है, उसको ढूंढिए, उसके बारे में सोचिए। उस चीज़ को सोचने के बाद आप उसके बारे में एक ट्रीटमेंट प्लान के बारे में सोचेंगे। जब आपको इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई, आपको पेशेंट की पूरी कंडीशन समझ में आ गई, अब आप सोचेंगे कि हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। अब आपके पास डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स होंगे, आप उसमें से उनके प्रोज एंड कॉन्स को बैलेंस करके कि जिसके प्रोज ज़्यादा हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं जिन ट्रीटमेंट प्लान्स के, आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह से हम क्रिटिकल थिंकिंग को नर्सिंग में अप्लाई करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, अब खुद क्रिटिकल थिंकिंग की भी आगे टाइप्स हैं। इसमें एनालिटिकल थिंकिंग है, जो हमने पहले भी बात की, एनालिटिकल थिंकिंग जिसमें हम चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं पीसीज में, पार्ट्स में, ताकि उसको ठीक से समझ सकें। इवैल्यूएटिव थिंकिंग, जिसमें हम इवैल्यूएशन करेंगे, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे, उसको जांचेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को कि क्या वो ठीक है, उसकी क्वालिटी ठीक है उस इंफॉर्मेशन की, क्या वो क्रेडिबल है। किसी भी जजमेंट को करने से पहले हम उस इंफॉर्मेशन के बारे में ये सब जानेंगे। कोई एक्शन लेने से पहले, किसी की बात पर एक्शन लेने से पहले हम उसकी बात को पहले सच साबित करेंगे कि क्या वो बात जो है वो सच है, वो जो बात है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी क्या क्वालिटी है। इन्फरेंशियल थिंकिंग, जिसमें हम एविडेंस, रीजनिंग और लॉजिकल कनेक्शंस को ढूंढ कर हम कोई नतीजा अखज़ करेंगे, कोई रिजल्ट्स निकालेंगे, कंक्लूजन्स बनाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जिसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने किए गए एक्शंस, डिसीजंस जो हमने लिए, उनके प्रोज एंड कॉन्स को जानेंगे कि क्या वो फ़ायदेमंद रहे या वो गलत रहे, और हमें आगे क्या करना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें हम नए और इनोवेटिव आइडियाज़ बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। लॉजिकल थिंकिंग, चीज़ों के लिए लॉजिक्स ढूंढना, इंफॉर्मेशन के लॉजिक्स और उनकी रीजनिंग को ढूंढना। क्लिनिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को हॉस्पिटल या मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए यूज़ करना। डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मल्टीपल, जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों तो उसमें डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने में। मेटाकोग्निटिव स्किल्स, जिसमें हम अपने थिंकिंग के प्रोसेसेस के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम अपने थिंकिंग को, अपनी लर्निंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर बना सकते हैं। मतलब सिंपली हम अपने सोचने के बारे में सोचते हैं कि हाउ डू वी थिंक। इसे मेटाकोग्निटिव थिंकिंग कहते हैं, जिसमें हम अपने कोग्निटिव स्किल्स जैसे थिंकिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और जो हमारे स्किल्स हैं कॉग्निशन के, मेंटल कॉग्निशन के, माइंड को यूज़ करने के, उसके स्किल्स को हम थिंक करते हैं उसके बारे में। तो ये मेटाकोग्निटिव थिंकिंग है। रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग, नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग का क्या रोल है। इसमें हम क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, आप वार्ड में पेशेंट के पास किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट प्लान या कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, जिसमें आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं,
इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसके लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, क्रिटिकल थिंकिंग का एक कोर प्रिंसिपल ही ये है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन के सबसे पहले उसकी एविडेंस को तलाश करते हैं। इस तरह हम पेशेंट केयर में रिसर्च को इंक्लूड कर सकते हैं। क्लिनिकल जजमेंट, किसी भी जजमेंट को लेने से पहले हम उसकी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानते हैं कि वो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, उसकी सेफ्टी के बारे में हम सोचते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स में, ताकि आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ सकें। आप सिर्फ एक ही रुख से मत समझें बात को, आप दूसरे रुख से भी बात को देखें। आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ बात करें और चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से समझें। अक्सर हम नर्सिंग में एथिकल डिलीमाज फेस करते हैं, जिसमें हमें दो या ज़्यादा ऑप्शंस में से हमें कोई ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन भी कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है चूज़ करना। इसे हम एथिकल डिलेमास कहते हैं। इनमें भी हमें क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है, गाइड करती है बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। कुछ गाइडलाइंस हमें एथिकल और लीगल डिलेमास में हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, जिन्हें हम नज़र में रख के बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ रोल्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग के नर्सिंग में। अब हमारे पास इस यूनिट में जो नेक्स्ट सब टॉपिक्स हैं वो रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव लर्निंग और रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में है। इन सब के लिए हम एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहते हैं। नंबर 1, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, रिफ्लेक्शन का सिंपली मतलब होता है अपनी शक्ल आईने में देखना, खुद को आईने में देखना, अपना अक्स देखना, अपना रिफ्लेक्शन देखना। इसका यहाँ पर मतलब है कि आप अपने एक्शंस को, आप अपने किए गए डिसीजंस जो आपने लिए, जो आप अपने अपने काम किए, जो एक्शंस लिए, या जो इवेंट्स आपके साथ हुए, या आपने जो फीलिंग्स महसूस की, आप उन सब के बारे में बैठकर तसल्ली से सोचते हैं। उन सब के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वो इवेंट्स, वो एक्शंस, वो डिसीजंस, उन सब से आपने क्या सीखा और आप फ्यूचर के बारे में उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लें एक स्टूडेंट नर्स जो है वो लाहौर में अपने वार्ड में ड्यूटी करके कुछ टाइम के बाद बैठकर तसल्ली से ये बात सोचती है कि उसने एक ऐसे पेशेंट पर जिसको बुखार था अपनी कोशिश की उसको पेशेंट केयर प्रोवाइड करने की, लेकिन उसकी अप्रोच उसे लगता है वो ठीक नहीं रही, क्योंकि पेशेंट जो था वो ठीक नहीं हुआ, उसकी कंडीशन ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाई, उसे हाई फीवर लगातार रहा। तो इस वक्त वो स्टूडेंट नर्स सोचेगी कि मुझे क्या डिफरेंटली, मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे डिफरेंटली करना चाहिए था, जिसकी वजह से रिजल्ट्स कुछ और हो सकते थे। ये बेसिक रिफ्लेक्शन है जिसमें आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा रहा, आप उसको कैसे बेहतर कर सकते थे। अब क्रिटिकल रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्शन की ही एक तरह है, लेकिन ये इसमें हम थोड़ा डीप जाते हैं। ये बेसिक रिफ्लेक्शन के से थोड़ा इन डेप्थ है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में हम रिफ्लेक्शन को थोड़ा इन डेप्थ कवर करते हैं। हम चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को जो हमारे साथ गुजरे, उनके बारे में डीपली सोचते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उन्हें टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, या हमारे एक्शन से क्या रिजल्ट्स आए, या हमने क्या फील किया। इसमें आप अपने एजम्पशंस को क्वेश्चन करते हैं। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात को, चीज़ों को जो आपके साथ पास्ट में हो चुकी, उनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर एक्शंस में बेहतरी लाई जा सके, ताकि आपके अंदर ग्रोथ आ सके। अब एग्जांपल में हम उसी स्टूडेंट नर्स की बात करें तो अब वो अगले दिन वो ये सोचेगी कि कंडीशन उसकी सेम रही, मैंने पेशेंट केयर उसको प्रोवाइड की पेशेंट को, लेकिन उसका जो बुखार था वो वैसे का वैसा ही रहा। अब वो उसके बारे में इन डेप्थ सोचेगी कि ऐसा क्या था जो मैंने मिस कर दिया, क्या मैंने पेशेंट के सिम्टम्स को ठीक से डायग्नोस नहीं किया, उसको ठीक से समझा नहीं, क्या मैंने हाइड्रेशन लेवल को ठीक से चेक नहीं किया। इस तरह के वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस को करके बात को इन डेप्थ में सोचेगी, उस चीज़ के बारे में क्रिटिकली थिंक करेगी। इस चीज़ को हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जब आप अपने
पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में इन डेप्थ में सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप उन एक्शंस को जो आपके साथ हो चुके हैं, जो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, उनको अब आप आगे के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्टिव लर्निंग की। लर्निंग मतलब समझना, सीखना, जानना। जब आपने रिफ्लेक्शन कर लिया, आपको समझ में आ गया कि आपके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए या जो आपने एक्शंस लिए थे, उसमें से ये एक्शंस अच्छे हैं, ये एक्शंस इतने फ़ायदेमंद साबित नहीं हुए, तो आप उनसे लर्न करेंगे कि आपको कौन से एक्शंस, कौन से डिसीजंस दोबारा लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। आप ये समझेंगे कि कौन से एक्सपीरियंसेस ने आपको क्या सिखाया। अब आपको जो आप उन जो एक्सपीरियंसेस से जो कुछ सीखे हैं, उसको अब आप फ्यूचर में अप्लाई करेंगे। उन पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको एक नॉलेज मिली है, आपने एक स्किल सीखा है कि कैसे मैंने जो पहले गलतियां की वो अब दोबारा नहीं करूँगी। तो आपके अंदर एक चेंज आता है। आप इस चीज़ से, रिफ्लेक्शन से आपने जो लर्न किया, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अब वो स्टूडेंट नर्स जिसे लगता था कि उसने ठीक से पेशेंट को चेक नहीं किया, अब वो किसी सीनियर नर्स से समझेगी, उससे पूछेगी कि डिहाइड्रेशन को मैं कैसे चेक कर सकती हूँ किसी भी पेशेंट में जल्दी से। वो यूट्यूब वीडियोस देखकर फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में समझेगी, वो बुक्स पढ़ेगी और उन सब गलतियों को दूर करने की कोशिश करेगी जो उससे पहले हुई। इस तरह से इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग कहते हैं, जिसमें आप अपने पहले गुजरे हुए एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं फ्यूचर प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, फ्यूचर डिसीजंस को फ्यूचर के लिए इम्प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग की। रिफ्लेक्टिव राइटिंग एक हद तक इन्हीं सब रिफ्लेक्शन का ही एक पॉइंट है। इसमें हम बस एक नई चीज़ ये है कि हम उन सब रिफ्लेक्शंस को जो हमने सोचे थे अपने माइंड में, उसको हम अब लिख लेते हैं पेपर पर या किसी भी चीज़ पर, डायरी पर। ये इसकी एग्जांपल है, हम जो चीज़ें डायरी पर या जो चीज़ें जर्नल में हम अपने बारे में लिखते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लिखना, इसको हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल में डायरी या जर्नल राइटिंग जो है, जो अक्सर लोग करते हैं, वो इसकी ही एक किस्म है। इसमें हम उस डायरी में, उस जर्नल में हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट अब लिख सकती है, अब अगर लिखती है कि कैसे मैं उस दिन ड्यूटी पर गई और कैसे मेरी पेशेंट केयर की जो अप्रोच थी वो इतनी फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई उस पेशेंट के लिए जिसे सख्त बुखार था, तो मुझे क्या करना चाहिए या क्या मैंने मिस किया, किन चीज़ों को मुझे देखना चाहिए था। तो वो इन सब चीज़ों को अब लिखेगी ताकि उसकी जो मेंटल कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, उसको एक मेंटल क्लैरिटी मिले, उसका माइंड क्लियर हो कि उसको किस चीज़ की नीड थी, उसे क्या करना चाहिए आगे के लिए। रिफ्लेक्टिव राइटिंग से मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है, इससे सेल्फ अवेयरनेस होती है और चीज़ों के बारे में एक डीपर लर्निंग फैसिलिटेट होती है। तो नेक्स्ट टर्म है जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, मतलब जो हम सोचते हैं या जो हमारी फीलिंग्स प्रेजेंट में चल रही हैं, अभी हम जो भी फील कर रहे हैं, उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस को, जो हमारे साथ गुजरे वक्त में जो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, ऑब्जर्वेशंस और रिफ्लेक्शंस को लिखना, इसे हम सिंपली जर्नल राइटिंग कहते हैं। जैसे अक्सर आपने कुछ लोगों को डायरी में अपने हालात और वाक़यात के बारे में लिखते देखा होगा, तो वो जर्नल राइटिंग ही है। जर्नल राइटिंग के लिए हम अक्सर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप फिज़िकली आप कोई नोटबुक पर जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके साथ जो अभी वाक़या हुआ, कोई पास्ट एक्सपीरियंस हुआ, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी, उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा। अगर आप इसको एक पेपर पे, एक डायरी में लिख लेते हैं, तो ये जर्नल राइटिंग है। अब जर्नल राइटिंग से आपकी जो मेंटल कन्फ्यूजन है वो दूर होती है, आप चीज़ों को क्लियर करते हो, आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी डेवलप होती है। आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने एक्स्ट्रा इमोशंस को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। जर्नल राइटिंग असल में आपको एक एक जगह देती है जहां आप अपने फीलिंग्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रिफ्लेक्शंस के लिए जर्नल राइटिंग को यूज़ कर सकते हैं कि आपके एक्शंस जो आपने गुजरे वक्त में किए, जो काम आपने किए,
उनसे क्या फ़ायदे या क्या नुकसानात हासिल हुए, तो इसे आप लिख कर समझ सकते हैं। इसे आप यूँ समझें कि क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये दोनों स्किल्स हैं। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग में आप किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिकली सोचते हैं, उसको इन डेप्थ सोचते हैं, और रिफ्लेक्टिव लर्निंग में आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हैं। तो इन दोनों स्किल्स के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो है जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग एक टूल है। इस टूल की मदद से आप क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव लर्निंग जैसे स्किल्स को कर सकते हैं। जर्नल राइटिंग से हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब अपने मेंटल क्लैरिटी को डेवलप करते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में समझते हैं, लर्न करते हैं और प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ हासिल करते हैं। जर्नल राइटिंग की मुख्तलिफ सेटिंग्स में अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं। जर्नल राइटिंग की हमारे पास 3 टाइप्स हैं: पर्सनल जर्नल राइटिंग, रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग और एकेडमिक या प्रोफेशनल जर्नल राइटिंग। पर्सनल जर्नल एक इस तरह का जर्नल है जिसमें हम अपने पर्सनल थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को या अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, ताकि हम अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में क्लियर हो सके, हमारा माइंड क्लियर हो सके, या हम उस एक्स्ट्रा इमोशंस से दूर हो सकें। अक्सर आप अगर बहुत ज़्यादा गुस्से की कैफियत में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आप अपने उस गुस्से के इमोशंस को लिख कर एक सेफ स्पेस दे सकते हैं रिलीज़ करने के लिए, बजाय इसके कि आप किसी पर चीखें या चिल्लाएं या किसी पर हमला करें। तो जर्नल राइटिंग ऐसे आपको एक सेफ स्पेस भी देता है जहां आप अपनी मेंटल क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। ये पर्सनल जर्नल है। रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग में हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे हमने जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए, जो हमने एक्शंस लिए, उससे हमें आगे के लिए क्या सीखना चाहिए। एकेडमिक या प्रोफेशनल जर्नल इस तरह के जर्नल होते हैं जो हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो जर्नल्स लिखते हैं, जर्नल राइटिंग करते हैं, वो एकेडमिक या प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि हम जर्नल राइटिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम कैसे एक जर्नल राइट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है वो है फॉर्मेट को सेलेक्ट करना। सबसे पहले तो आप ये सेलेक्ट करें कि आप किस फॉर्मेट पर, किस चीज़ पर आप लिखना चाहते हैं। आप किसी फ़ोन में एक जर्नल राइटिंग करना चाहते हैं, आप टैबलेट पर लिखना चाहते हैं, या आप फिज़िकली नोटबुक में लिखना चाहते हैं। इसके बाद आप अपने डेट और टॉपिक को लिखते हैं कि जिस वक्त आप जर्नल राइटिंग कर रहे हैं उस वक्त क्या डेट है, क्या टाइम है, और आप किस टॉपिक पर लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं कंप्लीट एक्सपीरियंस को, क्या आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ। उसमें आप अपनी फीलिंग्स को ऐड करते हैं कि उन एक्सपीरियंसेस के वक्त आपने क्या इमोशंस और क्या फीलिंग्स जो थी उन्हें फील किया। इन सब के बाद आप उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या, और मैं उससे आगे क्या सीख सकता हूँ, उस एक्सपीरियंस से उन फीलिंग्स को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। आप उस सब सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और लर्न करते हैं। आइडेंटिफाई लर्निंग, आप फ्यूचर के लिए लर्न करते हैं कि कैसे आप उन फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या कैसे कुछ फीलिंग्स जो थी वो यूजलेस थी, या कैसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपको क्या सिखाते हैं। इससे आप लर्न करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए। ये सब आप लिखते हुए एंटर करते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये एक सिंपल जर्नल राइटिंग का एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है, जो आप
डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और वहाँ से इस पूरी पावर पॉइंट की स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इनको प्रिंट करवा कर घर पर पढ़ सकते हैं, या आप अगर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो इससे गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस यूनिट के नोट्स भी शेयर कर दिए हैं, जो मैंने काफ़ी मेहनत करके दिन रात एक करके मुख्तलिफ़ सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके, मटेरियल को कंपाइल करके और उन्हें एक खूबसूरत सी इलस्ट्रेटिव शक्ल दे के इस तरह से प्यारे प्यारे बॉक्सेस में उनको क्रिएटिव तरीके से, मतलब एक प्यारे से अंदाज में उनको यूँ कंपाइल करके आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया। आप वहाँ जाकर इन खूबसूरत से नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये यूनिट 1 के नोट्स हैं। इन्हें आप अपने किसी भी करीबी स्टेशनरी वाली शॉप से या कोई भी प्रिंटिंग शॉप से जाकर इन्हें प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत बनाए हैं मैंने, काफ़ी इन पर मेहनत की है। आप इसके जाकर इसको ज़रूर डाउनलोड करें और ज़रूर पढ़ें। इसमें काफ़ी काम की मटेरियल, काफ़ी काम की इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। मुझे उम्मीद है आपकी काफ़ी इससे हेल्प होगी। तो अभी जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाकर इनको डाउनलोड करें।